क्लास मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अभी मैं और आयजा हैं सुपीरियर के। सुपीरियर की हीरा और आयका और अरूज और सफाइफ्तिकार ये रॉयल के। ओके, पर्सनालिटी साइकोलॉजी। पर्सनालिटी साइकोलॉजी बेसिकली बेस करती है आपकी जितनी भी पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड जितने भी आपके बिहेवियर्स हैं, आपके बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो कि आप किसी दूसरे के सामने शो करते हो। ठीक है, जैसे आप जब किसी से मिलते हो तो आपकी पर्सनालिटी ही आपके जो है वो एक इम्पैक्ट डालती है अगले इंसान पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा मैं बोलूँगी, आप लोग इसको गौर से सुनो। इंट्रोडक्शन है क्या? Personality has been defined in various ways, including one on outward appearance. आपकी ऊपर से जितनी भी appearance है outward, वो आपकी personality है। और one's role in life, the totality of one's qualities और attributes, ये सब कुछ आपकी जो है वो पर्सनालिटी को बताते हैं। आपकी क्वालिटीज, आपके एट्रीब्यूट्स, वंस जर्नल बिहेवियर पैटर्न्स एंड मैनी अदर, ये सब कुछ आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। द वर्ड कम्स फ्रॉम आ लैटिन सोर्स पर्सोना। पर्सनालिटी का वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है पर्सोना। पर्सोना होता है कोई ऐसी चीज अपने ऊपर चढ़ा लेना, कोई ऐसा गिलाफ अपने ऊपर चढ़ा लेना जिसका मीनिंग होता है मास्क। मास्क का मतलब यही होता है ना कि कोई ऐसी चीज जो कि हम लोग अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं, ऐसा एक वो है मास्क है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि हमारी अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है लेकिन हम उसको अपने अंदर लाना चाह रहे हैं। स्पेशली वन वॉर्म बाय एन एक्टर, जैसे कि एक्टर्स होते हैं वो जो 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 एक्टिंग करते जाते हैं या जो जो उनको किरदार दिया जाता है वो उसी किरदार के अकॉर्डिंग अपनी अपनी एक्टिंग को पूरा करते हैं। इन एंशियंट ग्रीक थिएटर पार्टिकुलरली मास्क डिफाइन द करेक्टर्स। मतलब कि अगर किसी ने सैडनेस का मास्क पहना है तो वो सैड एक्टिंग करेगा, किसी ने हैप्पीनेस का मास्क पहना है तो वो हैप्पीनेस को शो करेगा। तो बेसिकली ये डिफर करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर एक्टिंग। ठीक है, नाउ द एक्टर्स रिफ्लेक्ट देयर कैरेक्टर्स विद लेयर्स ऑफ मेकअप। अब वो कितने थिएटर्स में मेकअप उन्होंने किए होते हैं, थिएटर्स देख लो आप लोग, सर्कस देख लो, जोकर्स को देख लो, कितने उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के मेकअप्स किए होते हैं और वो मेकअप उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बता रहे होते हैं कि ये पर्सनैलिटी का ये पार्ट हो सकता है। द वर्ड पर्सनैलिटी हैज अ नंबर ऑफ मीनिंग। ये जो वर्ड पर्सनैलिटी है इसके काफी ज्यादा मीनिंग्स हैं, जैसे कि when we say that someone has a rich personality। अब जैसे कि कपड़े अमीरों वाले पहनना, ये आपकी पर्सनालिटी को रिच बताता है। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट इंडिविजुअल सोशल इफेक्टिवनेस एंड अपील। तो वो आपको सोशली ये बताया जाता है। ये साथ साथ अंडरलाइन करते जाओ जिन जिन वर्ड्स पे मैं जोर दे रही हूँ। ठीक है, अब वो इफेक्टिवनेस और अपील को शो करते हैं कि अगर आपने अच्छा लिबास पहना है तो वो आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट और डालेगा, आपने बुरा लिबास पहना है वो आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट और डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो तो आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो आप ये सोचते हो कि मेरी पर्सनालिटी पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर आप मोस्टली जाना हो आपने कहीं पे भी, तो आप अगर रात के टाइम पे हो तो आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो आप समझते हो कि हाँ जी मेरी पर्सनालिटी में इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रात को कौन कोई होता है। लेकिन यही चीज़ें अगर डे टाइम में की जाएँ तो वो जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी इफेक्ट होती है। जैसे कि हम लोग जब किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जब हम लोग कहीं पढ़ने जाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग जॉब के लिए जाते हैं, तो तब भी हमारी पर्सनालिटी का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमारी पर्सनालिटी का इफ़ेक्ट इसलिए भी ज़्यादा होता है कि जब आपकी पर्सनालिटी में ऑलरेडी एक इम्पैक्ट आ जाता है तो आप फिर उस चीज़ को सारी लाइफ यूटिलाइज करते हो। उसमें आपके लिबास का होना, आपके लिबास का अच्छा होना वो डजंट मैटर होता है। ठीक है, यूजुअली बिहेवियर जो है वो भी आपकी पर्सनालिटी में इफेक्ट करता है। पहले क्या था? लिबास, फिर क्या था? आपकी अपीयरेंस। ठीक है, जिस तरह से आप ऊपर से दिखाते हो, उसके बाद अब आ रहा है आपका बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से डिफाइन करता है।
आप किस तरह से दूसरे लोग आपको इंडिविजुअली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं आपकी बिहेवियर की बेस पे। पब्लिक पर्सनालिटी में इंक्लूड किया जाता है एक्सप्रेसिव फीचर्स को। अगर आपके एक्सप्रेसिव फीचर्स, आपके मैनर्ड हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आपको जो है वो अच्छा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब ये है कि ये सब कुछ आपके एक्सप्रेसिव फीचर्स पे बेस करता है। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। साइकोलॉजिस्ट डू नॉट एग्री ऑन एन एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द टर्म। साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं उनके पास है, या वो नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली पर्सनैलिटी हम किस चीज़ को बोल सकते हैं। उसमें डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड तो हैं, लेकिन हम किसी एक को उसका नाम नहीं दे सकते। हिलगार्ड एंड एटकिंसन जो है उन्होंने डिफाइन किया है कि करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर वो पर्सनैलिटी है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर, आपकी बिहेवियर की करेक्टरिस्टिक्स, आपका बिहेवियर में क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, वो आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। थॉट एंड इमोशंस दैट डिटरमाइन अ पर्सन्स एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। उसके अलावा आपकी थॉट्स, आपके इमोशंस, एक इंसान का किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना, ये पर्सनैलिटी है। ठीक है, बेसिकली एक ब्रॉड टर्म के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है कि इसमें बहुत सी चीजें आ रही हैं। उसके अलावा द टर्म कैरेक्टरिस्टिक इम्प्लाइज सम कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। अगर आपके बिहेवियर की कंसिस्टेंसी, आपके बिहेवियर की टेंडेंसी, आपकी डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट होना, आपके बिहेवियर का डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होना, आपका डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन डिफरेंट होना, ये आपकी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपका हर इंसान के साथ डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रिएक्ट करना, डिफरेंट इंटरेक्शन देना, ये आपकी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, सोशल एंड फिजिकल कंडीशन जो है ये दोनों इंक्लूड है। सोशली आपका लोगों के साथ उठना बैठना, फिजिकली आपका ड्रेसअप, आपका जो है आपकी टोटल फिजिकल अपीयरेंस, ये आपका जो है बताता है पर्सनालिटी को। पर्सनालिटी इज डिफाइंड जो इज अ pattern of enduring distinctive thoughts, emotions and behaviors that characterize the way an individual adopts to the world। कि आप पर्सनैलिटी को किस तरह से अडॉप्ट करते हो, अपने थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर्स को, और उसको जो है एक दुनिया में इन चीज़ों को आप एक्सप्रेस करते हो। उसके अलावा हमारे पास कुछ पर्सनैलिटी की कुछ पॉइनियर्स हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन बताई हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो पर्सनैलिटी है ये एक यूनिक साइकोलॉजिकल क्वालिटी है जिसमें इंडिविजुअल को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स। अब उसमें दो तरह की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। ठीक है, ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर जो है वो अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन एंड ओवर द टाइम। अब ये क्या है, ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर जो हैं ये यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किए हुए, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ओवर्ट जो होता है वो होता है आपके अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं, जो चीज़ें अंदर से आपको ग्रूम करती हैं, जैसे कि आपकी थॉट्स, आपके जो है वो इमोशंस हो गए, आपकी ये दो चीज़ें जो है वो आपको अंदर से ग्रूम करती है कि आपने किस तरह से एक्ट करना है अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो कोवर्ट क्या है, आप जिस सोसाइटी में हो, आप जिस सोशल सर्कल में हो, उसमें आपने किस तरह से मोटिवेट होके एक्ट करना है। कुछ चीज़ें होती हैं आप अंदर से सीखते हो अपनी मोटिवेशन के थ्रू। एक इंसान है उसको बहुत शौक है कि वो अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करे, ग्रूम करे, तो वो चीज़ उसको अंदर से आ रही है, समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज वो है जो कोवर्ट है, जो आप बाहर से ले रहे हो। बाहर किसी के कपड़े देख लिए वैसे तो आपको अच्छा लगा, हाँ मुझे भी ऐसे अच्छे करना चाहिए। किसी का बिहेवियर अच्छा लगा, हाँ मुझे इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, किसी का एक्सप्रेसिंग फीचर्स अच्छे लगे, आपने कहा मुझे भी आज के बाद इस तरह के ही एक्सप्रेस करना चाहिए अपने इमोशंस को। तो बेसिकली ओवर्ट जो है वो चीज़ें जो आप अंदर से चाहते हो, जो आपको खुद फील होता है कि मुझे ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, वो किसी को देखने से नहीं आती। लेकिन कोवर्ट जो है वो किसी को ना किसी को देखने से आती हैं। एल्पर्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने ज़रूर इसकी डेफिनेशन को याद करना है।
इसको ऐसे ही एज इट इज याद करना है, क्योंकि डेफिनेशन में हम तो हेरा फेरी नहीं कर सकते। Defines personality as the dynamic organization within the individual of those psychological systems that determine his unique adjustment to his environment. अल्पर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पर्सनालिटी है, ये एक ऐसा यूनिक डायनामिक है कि जिसको हम लोग साइकोलॉजिकली सिस्टम के थ्रू इतना अडॉप्ट या इतना शॉर्ट कर लेते हैं कि हम उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकें। बेसिकली इनकी एडजस्टमेंट जो है ना, वो पर्सनालिटी है इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद कैटल की है, रॉयनेट बैटल कैटल, ये डिफाइन करता है पर्सनालिटी इज दैट विच permits our prediction of what a person will do in a given situation। पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग वो है कि आप प्रिडिक्शन होता है पेशेंट गोई करना, किसी भी चीज़ को खुद से अज्यूम कर लेना। प्रिडिक्शन करता है कि आप किस सिचुएशन में किस तरह का रिएक्ट करोगे। अब कुछ लोग हैं वो गुस्से में अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग हैं गुस्से में चुप कर जाते हैं, कुछ लोग हैं गुस्से में जो है इस तरह की बात कर देते हैं जो कि रीजनेबल हो। अब मोस्टली लोग गुस्से को काबू में नहीं कर पाते। ठीक है, तो बेसिकली ये भी आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है जो कि आपका अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, बस ये दो ही करनी है आपने। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, हमारे पास फर्स्ट थ्योरी है साइकोडायनामिक थ्योरी। ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस करवाया था फ्रॉइड ने। फ्रॉइड को कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोडायनामिक में फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या है। फ्रॉइड एक इतना इम्पोर्टेंट पॉइनियर है साइकोलॉजी के लिए, जिसने साइकोलॉजी को एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वेज दिए, बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दी, जिसके में वो आज भी इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोडायनामिक अप्रोच जो है ये होल्ड करती है इंटरप्ले वेरियस अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को। फ्रॉइड कहता है कि आपकी पर्सनालिटी जो है आपके जितने भी अनकॉन्शियस प्रोसेसेस होते हैं उसकी वजह से बनती है। वो थॉट्स हो सकती हैं अनकॉन्शियस में, फीलिंग भी हो सकती हैं और बिहेवियर हो सकता है। अनकॉन्शियस क्या होता है स्टूडेंट्स? ये मैंने तुम लोगों को पहले लेक्चर में बड़ा लंबा जो है ना एक्सप्लेन किया था कि माइंड की 3 स्टेजेस हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। क्या होता है अनकॉन्शियस? क्लास आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हो? मैम अनकॉन्शियस गाफिल, बेहोशी यानी कि नहीं नहीं, मुझे मतलब नहीं, मुझे फ्रॉइड की टर्म के अकॉर्डिंग बताओ कि उसने अनकॉन्शियस को क्या कहा था। दिमाग का ऐसा हिस्सा जहाँ पे आदमी अनअवेयर होता है, तो उसको उसकी साइकिक एक्टिविटी जो होती है ना, उसको अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। एक्टिवेटेड होती है? जी, एक्टिवेटेड होती है? हाँ जी। नहीं होती। अच्छा, जी, अनकॉन्शियस बेसिकली आपकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपके शेमफुल डिज़ायर्स हैं जो कि आपकी मेमोरी में स्टोर्ड होती हैं, लेकिन आप उनको जो है वो खुद नहीं पता होता कि वो शेमफुल डिज़ायर्स, वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आपकी पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको बचपन में हरासमेंट हो गई, तो अब आपको सारी ज़िंदगी उस हरासमेंट का आइडिया होगा, क्योंकि 90%, 99% बल्कि बच्चों को चाइल्डहुड में हरासमेंट का शिकार होना पड़ता है। अब वो हरासमेंट जो है वो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में स्टोर्ड हो गई। ठीक है, अब वो ही अनकॉन्शियस में जाके आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट करेगा, आपके थॉट्स पे इफेक्ट करेगा, आपके बिहेवियर्स पे इफेक्ट करेगा, आपकी फीलिंग्स पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जब ऐसे वाकयात, ऐसे इवेंट्स चाइल्डहुड में ही आपके माइंड में
स्टोर हो जाते हैं, आपके माइंड में रह जाते हैं आपके, तो फिर वो सारी ज़िंदगी जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वो आपकी ज़िंदगी में साथ साथ चलते हैं और आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी रिक्वायर्स एक्सप्लोरिंग द अनकॉन्शियस एंड फ्रॉइड डेवलपमेंट सेवरल मेथड्स फॉर डूइंग सो। अब उसने कहा कि अगर हम लोग अनकॉन्शियस को देखना चाहते हैं तो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा फ्रॉइड की डेवलपमेंटल स्टेजेस को। अब फ्रॉइड की कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, उसको एक बार देख लेना, ये सारे चैप्टर्स एक बार देख लेना। कल कुछ समझ ना आया तो सबकी क्वेरीज मैं सुनती जाऊंगी और साथ साथ उनको बताती जाऊंगी। ठीक है, जो समझ ना आया हो इन पूरे ड्यूरेशन में, कल लास्ट लेक्चर होगा तो फिर हम लोग उसको गो थ्रू कर लेंगे। फ्रॉइड ने कहा था कि साइको एनालिसिस जो अप्रोच है ये बेस्ड करती है थ्योरी पे, जो फंडामेंटल होता है साइंसी तरीकाकार के थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं। अब उसने जो है अपनी थ्योरी में बताया कि हम लोग किस तरह से अपनी पर्सनालिटी की जो है वो इफ़ेक्ट होती है आपके अनकॉन्शियस प्रोसेस की वजह से, आपके अनकॉन्शियस चाइल्डहुड, आपके बैड एक्सपीरियंसेस, आपके शेमफुल डिज़ायर्स, विशेस, वो आपकी पर्सनालिटी को होल लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर एक लड़की ने देखा कि मुझे उस लड़के ने बचपन में हरास किया, अब उस लड़के के बारे में उसकी सारी ज़िंदगी के लिए इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स डिफरेंट होगी। ठीक है, क्योंकि वो बच्ची ऑलरेडी उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन गया, वो हरासमेंट उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन गया और उसके अनकॉन्शियस में उसने एक काफ़ी गहरा असर छोड़ दिया। ठीक है, अब फ्रॉइड की कुछ ड्राइव्स हैं, कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं। वो कहता है कि हमारी जितनी भी ड्राइव्स हैं वो बेसिकली इम्पोर्टेंट ड्राइव है फूड, वाटर, एयर, सेक्स एंड अग्रेशन। वो कहता है ये ड्राइव्स हैं जो कि ये इंस्टिंक्ट्स हैं जो कि बाय बर्थ हमारे में इंक्लूड होते हैं। हमें खाने की भी ज़रूरत है, हमें पीने की भी ज़रूरत है, हमें हवा की भी ज़रूरत है। ये सब कुछ वो इंस्टिंक्ट्स हैं जिनको हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज करते रहते हैं। अब वो कहता है ये इंस्टिंक्ट्स होती हैं जो बाय बर्थ हमारे में होती हैं। ठीक है, बाय बर्थ इनको बोलते हैं बाय बर्थ ज़रूरियात, बाय बर्थ नीड्स होती हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी हमें ज़रूरत होती है। जब हम लोग पैदा होते हैं तो इन इन चीज़ों की ज़रूरत के बगैर हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते, बल्कि ये इंस्टिंक्ट्स या ड्राइव्स वो हैं जो कि हमारी लाइफ सर्वाइवल्स हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, पीपल आर बॉर्न विद बेसिक इंस्टिंक्ट्स और नीड्स। वो कहता है कि हर इंसान इन इंस्टिंक्ट्स और नीड्स के साथ ही पैदा होता है, नॉट ओनली फॉर फूड, वाटर एंड एयर बट आल्सो फॉर सेक्स एंड अग्रेशन। वो कहता है कि फूड, पानी या हवा ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट सेक्स और अग्रेशन है। ठीक है, क्योंकि फ्रॉइड का ज़्यादा जो था, ये मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था कि फ्रॉइड हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो फ्रॉइड जो है उसका ज़्यादा जो है वो फोकस वो सेक्स और अग्रेशन पे होता था। ठीक है, इसके अलावा ये बिलीव करता है कि नीड्स ऑफ लव, नॉलेज, सिक्योरिटी एंड लाइक आर ड्राइव्ड फ्रॉम देयर मोर फंडामेंटल डिज़ायर्स। लेकिन जो हमारे पास प्यार है, नॉलेज है, सिक्योरिटी है,
ये हमारे पास इन्हीं नीड्स को फुलफिल करने के बाद आती हैं। लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स हमारे पास, इसने फ्रॉइड ने कुछ दो तरह की इंस्टिंक्ट्स बताई हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं और डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट्स बेसिकली हमारे पास कलेक्टिवली जो है वो एरोस है, एरोस, ठीक है, जो कि ग्रीक गॉड ऑफ लव है, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद देम आर कॉल्ड लिबिडो। और एरोस ही बेसिकली लिबिडो है। लिबिडो क्या होता है? लिबिडो हमारे पास सेक्स एनर्जी होती है, ठीक है। अर्लियर फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, अर्लियर फ्रॉइड एक्वाइटेड energy with sexual energy that then he expanded the notion of libido to include the energy associated with all life instincts including sex, hunger and thirst। उसके बाद उसने कहा कि एरोस बेसिकली हमारे पास लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं? लाइफ सर्वाइविंग होती हैं, जिसमें हमारे पास फूड, सेक्स और जो पानी है उसका होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है हमारे पास डेथ इंस्टिंक्ट्स। डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे पास थैनाटॉस। थैनाटॉस क्या है? उसमें हमारे पास आता है अग्रेशन, ये गॉड ऑफ डेथ भी इसको बोलते हैं, जिसमें आता है अग्रेशन। एग्रेशन क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग है। कैसे लाइफ थ्रेटनिंग है? जब आप मारपीट करते हो तो आप मर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो गोली चला देते हैं, गोली में वो किसी की जान ले लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो एक और ये लाइफ थ्रेटनिंग है, और जो एरोस है ये लाइफ सर्वाइविंग है, कि एक के साथ ज़िंदगी चलती है और दूसरे के साथ ज़िंदगी ख़त्म होती है। और इसकी इन्हीं दो इंस्टिंक्ट पे जो है वो पर्सनैलिटी की थ्योरी है। ये आगे उसने मॉडल ऑफ माइंड भी दिया है, जैसे कि कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। कॉन्शियस प्रेजेंट करता है क्लियरली विजिबल अपेरेंट टू द इंडिविजुअल। जो चीज़ें आपकी आपके टेंशनल प्रोसेस में है वो आपका कॉन्शियस लेवल है। आपका सबकॉन्शियस लेवल क्या है? वो लेवल जिसमें आपके आइडियाज़, थॉट्स, बिलीव्स हैं, जो कि टेम्परेरी फॉरगेट हो भी जाएं तो फिर भी हम लोग उसको इजीली रिट्राइव करके अपने सबकॉन्शियस में या प्री कॉन्शियस में लेके आ सकते हैं। अनकॉन्शियस बेसिकली ये वो पार्ट है जो आपकी लाइफ का डिस्टर्बिंग इमोशनली और बहुत ही एक्सप्रेसिंग एक पार्ट है, जिसमें आइडियाज़ हैं, मेमोरीज हैं, ठीक है, जो कि आपकी होल लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। उसके बाद आप लोगों ने करना है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। कॉन्फ्लिक्ट मॉडल नहीं करो, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे ये भी मत करो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में हमारे पास 3 टाइप्स के पर्सनालिटी स्ट्रक्चर हैं।
ठीक है। फर्स्ट वन इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, इड जो है प्लेयर प्रिंसिपल है, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल है, सुपर ईगो जो है वो मॉरल प्रिंसिपल है। ठीक है, इड जो है बेसिकली ये लैटिन वर्ड है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेयर चाहिए होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जब भूख लगती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ दूध चाहिए। ठीक है, और जब तक उसको वो फूड ये नहीं मिलता, जब तक उसको फीड नहीं मिलता, वो तब तक रोता रहता है। तो वो क्या है, प्लेयरेबल प्रिंसिपल। उसको खुशी चाहिए, उसको खाना चाहिए, जो चाहिए हर हाल, जो खाना है, जो जरूरत है वो हर हाल में पूरी होनी है। इसको इड बोलते हैं, प्लेयर प्रिंसिपल। ठीक है, जो कि प्राइमरी प्रोसेस पे फिर काम करती है और रिफ्लेक्ट एक्शंस पे। ठीक है, उसके बाद है इड। ईगो क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल है, सेकेंडरी प्रोसेस है और रियलिटी टेस्टिंग है। ईगो जो है ये ऐसा प्रोसेस है जो कि बैलेंसिंग वे है। जब आप थोड़े से बड़े होते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, किस तरीके से हमें खाना चाहिए और किस तरीके से हमें नहीं खाना चाहिए। बेसिकली ईगो एक बैलेंसिंग वे है। बैलेंसिंग वे इस तरह से भी है कि ये रियलिटी पे बेस करता है, ये इंसान को रियलिटी बताता है कि इन्वायरमेंट में रहने के लिए, फूड को खाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किन किन क्या उसको बोलते हैं, क्वालिटीज़ को देख के हमें किसी के सामने खाना चाहिए। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने किसी के सामने किस तरह से वे देना है, किसी के सामने किस तरह से एक्ट करना है, किसी की बिहेवियर पे किस तरह से रिएक्ट करना है, मैंने क्या खाना है, किस तरह से खाना है और क्या वे हो सकता है खाने का। ये सब कुछ रियलिटी प्रिंसिपल है। ये सेकेंडरी प्रोसेस है। सेकेंडरी प्रोसेस किस लिए है कि इसमें आपके बिहेवियर्स भी आते हैं, इसमें आपके जो है वो लाइफ की और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपकी सोसाइटी में यूज़ होती हैं। उसके बाद रियलिटी टेस्टिंग क्या है कि इसमें हम लोग उन चीज़ों को भी देखते हैं जो कि रियलिटी बेस्ड होती हैं, प्रैक्टिकली बेस्ड होती हैं, डिमांडिंग होती हैं। ठीक है, 10 मिनट्स के बाद ना हमारी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, तो मैं आपको दूसरी मीटिंग का जो है वो लिंक सेंड करूँगी। अब इस स्ट्रेटजी में हम लोग ये देखते हैं कि ईगो जो है वो अब ये वो ईगो नहीं है कि जो इंग्लिश में होती है कि जी ईगो है और ईगो की वजह से हमारी जो ईगो है वो हर्ट होगी, और ईगो एक बहुत ही अपर वे को बोला जाता है कि जिस तक पहुंचना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल होता है। ये वो ईगो नहीं है, बेसिकली ये बैलेंसिंग स्टेट है ऑफ ईगो। ठीक है, ये एक ऐसी नीड है जो कि आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी फुलफिल करती है। सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल्स हैं। मोरालिटी के आपकी लाइफ के ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कि जो कि हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स पे बेस करती हैं। हम ऐसी ऐसी लाइफ के एस्पेक्ट्स को देखते हैं, जैसे कि अगर हमें पता है कि हमारे इस्लाम में क्या सही है क्या गलत है, हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के कहे हुए कवानीन पे ही काम करें। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ना वो सुपर ईगो है। ठीक है, कि हमने इस्लाम के असूलों के बगैर कुछ करना ही नहीं है, वो सुपर ईगो है, वो मोरालिटी है। और ये क्या है कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म है, इड एक एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म है, सिर्फ ईगो एक बैलेंसिंग फॉर्म है। ठीक है, ईगोइस्टिक जो लोग होते हैं, जो ईगो पे वर्क करते हैं, वो अपनी लाइफ के दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करते हैं। वो प्लेयरेबल प्रिंसिपल्स को भी बैलेंस करते हैं, वो मोरालिटी प्रिंसिपल्स को बैलेंस करता है। जैसे कि हम लोग नमाज कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग अपनी लाइफ में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कर जाते हैं। हम लोग गुस्सा करते हैं, जैसा कि गुस्सा हमारे इस्लाम में हराम है। ठीक है, तो ईगो जो है वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करती रहती है। बस इसको ज़्यादा लेंथी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंटल ऑफ पर्सनालिटी। डेवलपमेंटल ऑफ पर्सनालिटी में हमारे पास फ्रॉइड के कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस आ रही हैं। ऑरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल है। ऑरल 0 to 18 मंथ्स तक इंक्लूड होता है। इसमें बच्चे की प्लेयरेबल जो सेंटेंस होते हैं वो माउथ है, सकिंग है, बिटिंग है और च्यूइंग है। ठीक है, एनल जो है वो 18 to 36 मंथ तक इंक्लूड होता है, जो कि प्लेयर फोकस होता है उसका बॉल पे, ब्लडर पे, एलिमिनेशन पे, कोपिंग पे एंड डिमांड्स ऑफ फॉर कंट्रोल। कि आपका जितनी भी टॉयलेट ट्रेनिंग है, आप जब अपनी 18 to 36 मंथ में जाते हो तो एनल जो स्टेज है ये बेसिकली टॉयलेट ट्रेनिंग में है कि बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग कितनी बेहतरीन है और कितनी अच्छी है, और किसके थ्रू बच्चा जो है वो अपनी लाइफ को
अब जिस बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी है ना, वो सफाई सुथराई का उसको बहुत ख्याल होगा। अब जिस बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी नहीं है ना, उस बच्चे की लाइफ लॉन्ग तक सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये वो स्टेजेस होती हैं जिसमें बच्चे को लर्निंग प्रोसेस सिखाए जाते हैं। पैलिक स्टेज जो है प्लेयर जोन है इन जेनिटल में, इसमें हमारे सेक्स जितने भी पार्ट्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और सेक्स पार्ट्स डेवलप होने की वजह से हमारे में उस तरह की फीलिंग्स भी आना शुरू हो जाती हैं। लेटेंसी 6 टू प्यूबर्टी एज, ये हमारे पास रिप्रेस्ड सेक्सुअल फीलिंग्स है। रिप्रेस्ड क्या होता है कि जब हमारे पास फैलिक में सेक्सुअल फीलिंग्स आना शुरू होती हैं, तो लेटेंसी में हम उन फीलिंग्स को दबाना शुरू कर देते हैं, हम उन चीज़ों को नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को करना एक्सेप्टेबल नहीं समझा जाता जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। ठीक है। और जेनिटल में है प्यूबर्टी ऑनवर्ड टू लाइफ मेच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट। अब बच्चा जो है वो इतना मेच्योर हो चुका है कि वो अपनी लाइफ के जो है वो उस स्टेज पे है कि उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी अर्निंग उसने स्टार्ट कर दी है, उसने कमाना शुरू कर दिया है, उसने बच्चों को देखना शुरू कर दिया, उसने अपनी पूरी फैमिली को संभालना शुरू कर दिया। ओरल स्टेज में बच्चा जो है वो दूध पीता है, वो सकिंग करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका मरकज़ उसका मुंह ही होता है। अगर ओरल स्टेज में बच्चे की फिक्सेशन हो जाए, बच्चे को सही तरह से फीड नहीं करवाया जाए, बच्चे को उस तरह से सकिंग ना करवाई जाए, तो वो वाली फिक्स उस स्टेज पे फिक्सेशन आती है। और फिक्सेशन का मतलब होता है रुकावट, किसी ना किसी एक चीज़ में ऐसी रुकावट पैदा हो जाना जो कि अगली स्टेज में जाती है, और अगली स्टेज में जाके फिर वही रुकावट के साथ जब आप अगली स्टेज स्टार्ट करते हो तो फिर वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फिक्सेशन आना शुरू हो जाती है। ठीक है, हम है 3, 7, 8 पेज पे हैं। एनल स्टेज जो है बेसिकली वो स्टेज होती है जो कि आपको एनल एरिया के से रिलेट करती है। एनल एरिया है आपके बॉल एंड ब्लडर से रिलेट, कि आपने अपने बॉल एंड ब्लडर सिस्टम को कंट्रोल भी करना है, उसको वॉश भी करना है, उसको जो है वो देखना भी है, उसको उसी के अकॉर्डिंग उस सारी की सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देना। ठीक है। फैलिक स्टेज बेसिकली ये वो स्टेज है जो कि एक्सप्लोरेशन पे बेस करती है। इसमें इंक्लूड होती है मैनिपुलेशन है, जेनिटल्स हैं, इसमें हमारे पास जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, सेक्सुअल पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें दो तरह के ओडिपस कम्प्लेक्स है और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स है। ओडिपस कम्प्लेक्स में क्या होता है, फ्रॉइड कहता है जब एक बच्चा जब उसके सेक्सुअल पार्ट्स बनना शुरू होते हैं, तो एक लड़का जो है, ओडिपस कम्प्लेक्स क्या है कि एक लड़का एक लड़की जो है अपने फादर के साथ जो है वो सेक्सुअल फीलिंग्स रखना शुरू कर देती है। और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में क्या है कि एक लड़का जो है वो अपने मदर के साथ ऑपोजिट जो है ना सेक्स, उनके साथ उनका जो है वो सेक्सुअल फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली उसने माँ बाप से ही शुरू किया है कि माँ की बेटे की अपनी माँ के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन, और एक बेटी की अपने बाप के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये ओडिपस और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। ठीक है। अगर यहाँ पे भी फिक्सेशन आ जाएगी, अगर आपके सेक्सुअल पार्ट सही तरह से डेवलप ना हो तो आपकी यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपकी सेक्सुअल फीलिंग सही तरह से ना हो तो यहाँ पे भी आप प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये बेसिकली वहाँ से फिक्सेशन है, या बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा जाए कि आपने ये नहीं करना, आपने किसी सेक्स के साथ बैठना नहीं, आपने किसी ऑपोजिट सेक्स की तरफ देखना नहीं। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएँ तो तब भी फिक्सेशन आ जाती है। ठीक है। उसके बाद लेटेंसी पीरियड जो है, ये बेसिकली वो पीरियड है जो कि आपके अब आप शादी की उम्र में जा रहे हो, आपने जो जो स्किल्स डेवलप कर लिए हैं, आपने इन स्किल्स की बेस पे जॉब करनी है, और आपने अपनी इन सारी की सारी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफिल करना है। जेनिटल में क्या है, आपके बच्चे हो गए, आपने कमा लिया, आपने खा लिया, आपने उनको बड़ा कर दिया, आपने अपने लिए पैसा जोड़ लिया। अब आपकी ये लास्ट स्टेज है कि अब आपने चीज़ों को किस तरह से गो थ्रू करना है। ठीक है।
एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्जेक्टिव एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी और मॉरल एंजाइटी। ऑब्जेक्टिव एंजाइटी बेसिकली ये होता है कि किसी ना किसी ऑब्जेक्ट थ्रेटनिंग जो वेज होते हैं उनमें आपको जो है वो डर फील होना, ये ऑब्जेक्टिव जो है वो एंजाइटी होती है। ठीक है, इसमें लिखा है इट अराइजेस व्हेन इज एन ऑब्जेक्टिव थ्रेट टू द पर्सन वेलबींग, जिससे उसकी ज़िंदगी को या उसकी चीज़ों को कोई ना कोई खतरा हो, तो ये वो एंजाइटी। बेसिकली एंजाइटी का मतलब होता है ऐसा अनरीजनेबल फियर जो कि ना होना या होना का कोई मायने ही नहीं रखता, लेकिन आप उससे फियरफुल हो रहे होते हो। लेस देन 1 मिनट और आपकी मीटिंग जैसे ही कैंसिल होती है या एंड होती है, मैं आपको दूसरा लिंक सेंड कर देती हूँ। न्यूरोटिक एंजाइटी क्या है? बेसिकली न्यूरोटिक एंजाइटी वो एंजाइटी है जो के इड के तौर पे मौजूद होती है। इड क्या है? प्लेयरेबल प्रिंसिपल है जो कि इरेशनैलिटी को बेस करता है। इरेशनैलिटी ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं जो कि अनलॉजिकल होती हैं या जिनको बोलो इलॉजिकल होती हैं, आप उनको करना बेहतर नहीं समझते। ऐसी सोचें हैं जिनके सोचने का कोई मकसद नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग उनको डेली बेसिस पे सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इरेशनल डिज़ायर्स जो है ना वो न्यूरोटिक एंजाइटी होती है। ऐसी सोचें जो कि आपको अनरीजनेबल फियर की तरफ लेके जा रही होती हैं। ये बेसिकली सोचों पे डिपेंड करता है, ऐसी सोचें जो कि अनरीजनेबल हैं। मॉरल एंजाइटी ये इंटरनलाइज्ड एंजाइटी है जो आपके अंदर का फियर है। ठीक है, ऐसा फियर है जो कि आपके गिल्ट और शेम के साथ मैच करता है।